तैयार हो जाइए बाजार के आखिरी 1.5 घंटे के एक्शन के लिए, जहां पर बाजार में ऊपरी स्तरों से अच्छी खासी मुनाफा वसूली हावी होती दिखी है। 12,000 के ऊपर निफ्टी और 24,000 के ऊपर बैंक निफ्टी निकलने के बाद वित्त मंत्री जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो चुकी है खत्म। अब बचे हुए 1.5 घंटे में क्या कुछ होने वाला है, कैसी होगी क्लोजिंग और क्या करें कल की तैयारी, इस पर रहेगा खास फोकस। फाइनल ट्रेड में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। और अनिल जी, एक्शन पैक दिन रहा है अभी तक। हालांकि सुबह तेजी ज्यादा थी, उसके बाद थोड़ी मुनाफा वसूली आई है। कैसे समझे इस एक्शन को सर? एक साइकोलॉजिकल लेवल पहुंचने के बाद मुनाफा वसूली हुई है, या फिर एफएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, उतनी नहीं आई जो बाजार सुनना चाहता था, या फिर ये तो होगा ही, इतनी तेजी के बाद थोड़ा कंसोलिडेशन तो आना ही है? नहीं दीप, देखिए वित्त मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो खबर बाद में आई, लेकिन सुबह ही आज हम ये बात कर रहे थे कि 5 वो कारण हैं जिसकी वजह से ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट बुकिंग आएगी। पहला 12,000 का बड़ा और मनोवैज्ञानिक स्तर है डेटा के लिहाज से भी, और साथ ही आप मनोवैज्ञानिक तौर पर देखें तब भी एफआईज की खरीदारी थोड़ी सी धीमी पड़ती हुई दिखी। शुक्रवार के सेशन के जो आंकड़े हैं तो वो बड़े दिनों बाद एफआईज ने हाथ रोका है। तीसरी बात हम जो बात कर रहे थे कि एफआईज की नेट लॉन्ग पोजीशन 72% पहुंच चुकी है। आमतौर पर 75-76% के ऊपर एफआईज नेट लॉन्ग पर जाते नहीं हैं, तो अब गुंजाइश ऊपर और एफआईज की तरफ से नेट लॉन्ग बढ़ाने की कम बची है। 160 का पीसीआर है, थोड़ा और तेजी हुई तो बढ़ेगा, तो ऐसे में आप हल्के ओवरबॉट हैं। और साथ ही 5 दिनों से हर रोज 100 पॉइंट ऊपर की रेंज में 11,400, 500, 600, 700, 800, 900 इस तरह से क्लोजिंग होती दिख रही है बाजार की 6 दिनों से। तो जाहिर सी बात है कि हर रोज अगर आप गिर नहीं सकते तो हर रोज बढ़ भी नहीं सकते, कहीं न कहीं आपका ब्रेक तो लगना निश्चित है। तो ये सारे कारण थे जिसकी वजह से हम कह रहे थे कि आप निचले स्तरों का इंतजार करें, फ्रेश खरीदारी के लिए बाजार मौके देगा। कहीं कोई ट्रेंड में बदलाव नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक आम तौर पर जो मुनाफा वसूली आनी चाहिए, और वो मुनाफा वसूली शायद इस वजह से ट्रिगर हुई कि वित्त मंत्री जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर अगर थोड़ी बहुत उम्मीदें रही होंगी बाजार को, तो वो जाहिर सी बात है कि सेल ऑन न्यूज़ या फिर मुनाफा वसूली के तौर पर आती है। तो मैं नहीं समझता कि खाली वित्त मंत्री जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से बाजार गिरना पहले ही शुरू कर चुके थे। सुबह से कमजोरी के संकेत आ चुके थे और उसके बाद थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखा है, लेकिन मेरा ये मानना है कि अब संभलने के संकेत आ रहे हैं थोड़े थोड़े, तो अब शायद बाजार यहाँ से वापस आपको संभलने की भी कोशिश करते हुए दिखेंगे। दोनों तरफ मौके मिलेंगे ट्रेडिंग करने के, और आपको लेवल्स को ध्यान में रखते हुए बाजार में काम करना है। तो जहां पर भी आपको प्रॉपर लेवल्स मिले वहां एंट्री और एग्जिट करें, यही रणनीति सही होगी। एक तरफा बाजार नहीं मिलेंगे, ये ध्यान में रखिए। दोनों तरफ के बाजार होंगे जहां से आपको आगे बढ़ना। आइए इसी तरह के बाजार में स्वागत करते हैं। भसीन साहब का 2 बज चुके हैं और लेते हैं उनकी कुछ बेहतरीन पिक्स। स्वागत है भसीन साहब आपका। सबसे पहले तो बाजार की उस उतार चढ़ाव पर एक टिप्पणी आपकी और साथ ही आपके अपडेट्स। तो अनिल जी, बाजार में एक्चुअली क्या था कि लोगों ने थोड़ा सा रूमर फैला दिया था कि एलटीसीजी पे कुछ आने वाला है, बजाय उसके वित्त मंत्री ने एलटीसी कर दिया। तो आई थिंक उस कारण से डिसअपॉइंटमेंट है। लेकिन मैं जो भी कहूँ, 3 महीने के बाद सरकार देर आई दुरुस्त आई, कुछ तो लेके आई है। तो आपको यहाँ से ये लेके चलना है सर कि सरकार के पास बहुत सारी बुलेट्स हैं, और जैसे जैसे उनका करंट अकाउंट पॉजिटिव हो रहा है वो धीरे धीरे स्पेंडिंग करेंगे। लेकिन सर ये बकरी से दूध निकालने वाली महंग के है जो धीरे धीरे आएगा, एक बारी में नहीं आएगा। और आज एलटीसीजी और एलटीसी के मेरा ख्याल उसके विश्लेषण के बीच में ही बाजार डिसअपॉइंटमेंट होएगा। तो आई थिंक इट इज अ वेरी वेरी रूटीन करेक्शन। 12,000 पे आज कोई इंडेक्स फंड्स हैं जिन्होंने माल अपना हल्का करना था। मिड कैप्स में हमें वीकनेस है, लेकिन ओवरऑल आई एम अगेन रीइटरेटिंग, यहाँ से मार्केट चलेगा। और बैंक्स में जो आज करेक्शन है वो लेने का मौका है। अगेन आई थिंक टुमारो यू विल रिज्यूम दी अप ट्रेंड, और मार्केट यहाँ से शांत नहीं होएगा सर जब तक मेरे हिसाब से दिवाली तक न्यू हाई नहीं जाएगा। आपको सुबह की कॉल दे दूं सर, डीएलएफ और बीएल दोनों कायम है, दोनों में हम बुलिश हैं। इनफैक्ट बीएल में तो और अब बुलिश हो गए कि सरकार अब और कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगा और डिफेंस विल बी अ प्रायोरिटी। और DLF will be the biggest beneficiary of low inventory and increasing buying aptitude for property as gold prices now find no buyer. तो मेरे हिसाब से 2 बायर्स हैं सर, आप कहें तो मैं शुरू करूं। जी हाँ सर, प्लीज बताएं।
का सर जो बहुत दिन से अंडर परफॉर्म कर रहा था, लेकिन वो अब आउट परफॉर्म करेगा। आईटीसी 171.72 है, 167.67 का स्टॉप लॉस रखिए। मुझे आईटीसी का भाव 193 to 195 दिखता है, एंड दैट ऑल्सो बाय दिवाली। दूसरा पिक होएगा अगेन एनबीएफसी में सबसे बढ़िया नाम, जिन्होंने अपना जो कहते हैं फार्मा का बिजनेस और अपना जो था वो भी पोर्शन बेच दिया और अब वो ऑलमोस्ट डेट फ्री होने को तैयार हो रहे हैं इन द नेक्स्ट 6 मंथ। पिरामल एंटरप्राइजेस 1300 रुपए का भाव है, इसमें 1275 का स्टॉप लॉस रखिए, 1375 से 1400 का टारगेट। ओके 1375 1300 1400 की टारगेट आपको पिरामल के लिए रखना है। आईटीसी में सर एक बार स्टॉप लॉस जरा बता दें। 193 195 का टारगेट 167.50 सर, 167.50 सर। बिल्कुल परफेक्ट। तो 171 172 के आसपास आईटीसी कर रहे हैं। 167 हाफ 167 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगाएं। 193 195 के टारगेट के लिए पिरामल एंटरप्राइजेस 1300 के आसपास करें खरीदारी। 1275 का स्टॉप लॉस होगा। 1375 1400 का टारगेट यहां पर भी आप रखकर चल सकते हैं। ये दो स्टॉक है जो वसीम साहब ने बताए। आइए बढ़ते हैं आगे और इस बीच जल्दी से एक बार देख लेते हैं इवेंट्स जिन पर आपको रखनी है नजर। मानसी है तैयार? मानसी बताइए कौन सी इवेंट्स है आपकी लिस्ट में? गुड आफ्टरनून अनिल सर। एक तो कैश मार्केट के कुछ चुनिंदा नंबर्स हैं जिनके आज रिजल्ट्स आने वाले हैं। शेल्बी के नंबर्स पर फोकस रहेगा। इसके अलावा जीएसटी काउंसिल की बैठक और साथ ही वित्त मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस शाम के लिए इंपॉर्टेंट ट्रिगर। इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन है, अगस्त आईआईपी, सितंबर सीपीआई के नंबर्स आज आने वाले हैं। फेडरल मोगल का ओएफएस नॉन रिटेल निवेशकों के लिए आज खुल चुका है और कल ये ओएफएस रिटेल निवेशकों के लिए खुलने जा रहा है। दीपक फर्टिलाइजर का राइट्स इश्यू आज बंद हो जाएगा। साथ ही सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम जो है उसका 7वां चरण आज से लेकर 16 अक्टूबर तक खुला रहेगा। कल नतीजों के लिहाज से निफ्टी स्पेस में विप्रो के नंबर्स आएंगे। कैश मार्केट में कर्नाटक का बैंक और टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स के नंबर्स आते दिखेंगे। ईआईएच का राइट्स इश्यू कल बंद हो जाएगा। वहीं लोन मोरेटोरियम मामले में सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई जो है वो कल यानी कि 13 अक्टूबर के दिन होने जा रही है। विप्रो के बायबैक पर एक बोर्ड बैठक होगी। बुधवार की अगर बात करें नतीजों के लिहाज से इन्फोसिस निफ्टी स्पेस में अपने नतीजे पेश करेगा। वहीं कैश स्पेस में टाटा एलेक्सी, गोवा कार्बन, एबी मनी, टीटागढ़ वेगन्स के पहली तिमाही के नंबर्स आएंगे। वहीं टाटा स्टील, बीएसएल के नंबर्स भी आते हुए दिखेंगे। ट्रिगर्स के लिहाज से सितंबर डब्ल्यूपीआई थोक महंगाई दर के आंकड़े आते हुए दिखेंगे। कैबिनेट की बैठक बुधवार के दिन सुबह 10:30 बजे होने जा रही है। इसी दिन एशियन ऑयल फील्ड का नाम बदलकर एशियन एनर्जी हो जाएगा और साथ ही फेयरकेम स्पेशलिटी का नाम बदलकर प्रिवी स्पेशलिटी इस दिन बुधवार के दिन से होने जा रहा है। ओके तो ये है आपके लिए वो सारे ट्रिगर्स जिन पर आपको रखनी है नजर। आइए बाजार खुलने के बाद जिन शेयरों में खबरें आई हैं उन पर भी नजर डाल लें। हमारे साथ है वरुण। वरुण बताइए स्टॉक्स न्यूज। देखिए सबसे पहले तो जीएनएक्सएल इस कंपनी के नतीजे आ गए हैं। रेवेन्यूज थोड़े गिरे हैं, 256 करोड़ से बढ़ के करीब 222 करोड़ पे आया है, लेकिन मुनाफा हल्का सा बढ़ा है, 22 करोड़ से बढ़ के 23 करोड़ पे आया है। अब बाजार खुलने के बाद सबसे बड़ी खबर तो ये आई कि जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी गायब हो गई मुंबई में, तो अडानी पावर और टाटा पावर दोनों ने ये सफाई दी है कि ग्रिड फेलियर के चलते ये जो ओवरऑल इलेक्ट्रिसिटी का इशू हुआ है ये हुआ है। इसके अलावा एफएमसीजी, कंज्यूमर और रिटेल स्टॉक्स के लिए कुछ खबर ये आई है कि जिस तरह से वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कहा कि मांग बढ़ाने के लिए काफ़ी सारे प्रस्ताव रखे गए, खासकर एलटीसी का कैश का इस्तेमाल डिमांड बढ़ाने के लिए हो सकता है, उसमें काफ़ी सारे प्रावधान किए गए हैं। तो इसका इम्पैक्ट जो है पूरी तरह से एफएमसीजी, कंज्यूमर और रिटेल स्टॉक्स पे देखने मिलेगा। वहीं कुछ ब्लॉक डील्स भी हुई है जिसमें वेदांता में करीब 67 लाख शेयर्स की ब्लॉक डील हुई है और आईटीसी में 15 लाख शेयर्स की ब्लॉक डील हुई है। और सबसे आखिरी में फेडरल मोगल का जो ओएफएस है वो अभी तक करीब 14% के आसपास ही भरा है। ओके तो ये है आपके लिए वो तमाम खबरों वाली शेयर जिन पर आपको रखनी है नजर। आइए बढ़ते हैं आगे। क्लोजिंग शो का पहला बिगुल कुणाल जी राकेश जी के लिए एल्गो ट्रेड के साथ चार्ट कॉर्नर। बताएं सर। देखिए अनिल जी, मोस्ट आईटी काउंटर्स जो हैं अपने 2018 के हाईस के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं और अब हमारी खरीदारी की राय है टाटा एलेक्सी की। टाटा एलेक्सी में जो पैटर्न बना है अब ये भी अपने 2018 के हाईस को तोड़ने की तैयारी कर रहा है। काफी अच्छा बेस है और जैसे ही 2018 के हाईस टूटेंगे ये स्टॉक अनचार्टेड टेरिटरी, ब्लू स्काई जोन, खुले नीले आकाश में जाएगा और काफी बड़ी उड़ान देखने को मिलेगी। ओवर टू कुणाल जी।
अनिल जी देखिए, बहुत ही बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर है टाटा एलेक्सी का, और कुछ एक आईटी कंपनीज हैं अनिल जी जो कि नए कीर्तिमान बना रही हैं और बड़ी तेजी उनमें बनती हुई दिख रही है, जिसमें एल&टी इन्फोटेक है, परसिस्टेंट है, और अब उसमें टाटा एलेक्सी शामिल हो रहा है। बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है, 1425 के ऊपर आज एक फ्रेश ब्रेकआउट इंट्राडे चार्ट्स पर दिख रहा है। मौजूदा स्तरों पर बाय करके चलें, 1424 रुपए पर 1424 पर स्टॉप लॉस रखना है। पहला टारगेट 1499 रुपए का 1499 का पहला टारगेट, और 1525 रुपए का दूसरा टारगेट है, जिसके लिए टाटा एलेक्साई में हमारी खरीदारी करें। ओके, 1499, 1525 ये है आपके लिए दो टारगेट जिसके लिए आपको टाटा एलेक्सी में करनी है खरीदारी। अगला बिल्कुल है आशु सर के लिए, लेते हैं आशु सर के अपडेट्स भी और कुछ फ्रेश कॉल्स भी। आइए, स्विंग के सुल्तान आशु मदान। बताएं आशु जी। अनिल जी, मार्केट की रेंज तो 10,800, 12,100 इसी रेंज में रहेगा, और ऊपर में तो अनिल जी मतलब चीज़ें बहुत लिमिटेड हैं, इसलिए इंडेक्स तो कोई ना कोई चीज़ संभाल लेगी। लेकिन अनिल जी व्यू अभी भी वही है, स्टॉक से बिल्कुल बच के रहना है। अनिल जी अगर आपको ध्यान होगा, फ्राइडे को अगेंस्ट एवरीवन पीएसयू बैंक्स का जो ब्रेकआउट था, अनिल जी उस ब्रेकआउट से बहुत डर लगता है। मैं बार बार वो डायलॉग बोलता हूँ अनिल जी, वो थप्पड़ से डर नहीं लगता, ब्रेकआउट से डर लगता है। कैन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, अनिल जी ये सारे स्टॉक्स आप देखिए, एक लिस्ट तैयार है अनिल जी जिसमें जिसके ब्रेकआउट्स में तो फंसना ही नहीं है। सो अनिल जी आज आप देखिए, अगर वो मतलब अगर 92 का कैन बैंक 94 हो गया और 94 का 98 हो गया, 88 हो गया, तो मैं क्या उसको भयंकर ब्रेकडाउन बोलूं अगर वो बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट था। तो अनिल जी अभी भी मैं बोल रहा हूँ पीएसयू बैंक्स और बाकी चीजों से लेने वाली चीज थी अनिल जी, तीन चीजें बीटीएसटी बोली थी, एचसीएल टेक, इन्फी और विप्रो। अनिल जी तीनों ऊपर है, अभी भी आईटी के साथ ही बने रहना है, यही सेक्टर है जो आउट परफॉर्म करेगा। अदरवाइज आप बाकी स्टॉक्स में अगर जाएंगे तो अनिल जी वो यही होगा कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। अनिल जी मैं जनरली आपसे पूछना चाहता हूं कि इस तरह के जो ब्रेकआउट हमें धोखा देते हैं, मतलब 3 से 3:30 और सुबह 9:30 तक भी, मतलब एक नेटफ्लिक्स की अनिल जी एक फिल्म देखे ना इंग्लिश की, वो भी शायद इतनी छोटी होती है कि उससे भी छोटा टाइम का ये ब्रेकआउट है। तो ये अनिल जी मतलब ये सब ट्रेडर्स या सब क्लाइंट्स के बस की नहीं होता, तो ये डिसिप्लिन बहुत जरूरी होता है। तो अनिल जी ये इस चीज को मैं बार बार इंसिस्ट करता रहता हूँ, बार बार कहता रहता हूँ, शायद ठीक भी नहीं लगता होगा, बट ये डिसिप्लिन अनिल जी जो कभी नहीं तोड़ना चाहिए कि वीक स्टॉक्स के अंदर। अनिल जी मैं तो हर गांधी जयंती पे बोल देता हूँ कि इनके वीक स्टॉक्स का जो लिस्ट है इसमें तो ब्रेकआउट ना देखो, ब्रेकआउट ना सुनो, ब्रेकआउट ना बोलो। अब अनिल जी अभी के लिए जो कॉल है वो है बीपीसीएल में। बीपीसीएल लेना अनिल जी काफी करेक्ट हो चुका है, वीक स्टॉक है, ओवरबॉट भी है, लेकिन यहां से एक रिवर्सल लगता है। तो अनिल जी बीपीसीएल लेना है 345 का 344 345 का एक फ्यूचर का रेट है। बीपीसीएल लेना है 337 का 337 का स्टॉप लॉस लगाना है, और टारगेट है 355 टू 360 का। ओके, टारगेट एक बार बताएं। 355 365 दो टारगेट, राइट? 355-60 अनिल जी, यस 355 और 360। नहीं आशुष जी बिल्कुल आप कह रहे हैं वो सही है, लेकिन आज भी जब निफ्टी 12,000 के पार निकला या बैंक निफ्टी 24,000 के पार निकला तो हमारी राय बहुत साफ थी, 12,225 के ऊपर ही आप ये मानिए कि ब्रेकआउटर 24,200 के ऊपर ही। इनफैक्ट आज सुबह तो हमने 24,200 पर तो जो शुक्रवार को कॉल्स खरीदने की राय दी थी उसमें प्रॉफिट बुकिंग करने की राय दी, आरबीएल में प्रॉफिट बुकिंग करने की राय दी, पिरामल एंटरप्राइजेज में ये कहा कि आप अपना स्टॉप लॉस कॉस्ट पे ले आएँ, तो वो तो ठीक है। अब कई बार अलग अलग चीज़ें होती है, तो ये तो लेकिन जहाँ जहाँ आगाह करना है वहाँ पर हम आगाह भी आपको करते हुए जा रहे हैं। तो चलिए ये है, और इस बीच एक बड़ी और इंटरेस्टिंग खबर आने वाली है। बड़ी और इंटरेस्टिंग खबर ये स्टॉक मार्केट में सबके लिए काम की है, सबके लिए बेहद अहम है। चाहे आप डे ट्रेडर हैं, 2-4 दिन के लिए ट्रेड करते हैं, चाहे हमारे सारे एनालिस्ट और एक्सपर्ट हैं, चाहे आप ब्रोकर हैं, आप जिस भी तरीके से स्टॉक मार्केट से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े, सबके लिए बेहद बेहद इंटरेस्टिंग खबर है। थोड़ी देर में आपके लिए आने की तैयारी में, वो खबर आप मिस मत करिएगा, हम आपको बताएंगे। ब्रजेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ेंगे जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग खबर ये देने वाले हैं, और उसका आप करिएगा इंतज़ार। ओके चलिए बढ़ते हैं आगे, और इस बीच एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि क्या कुछ एक्शन चल रहा है बाजार में। वेदांता
20% नीचे 90 से 95 की रेंज का हम बात कर रहे थे कि लगभग वहाँ पर आकर सेटल होना चाहिए, लगभग वहीं पर पहुँचा है। इस वक्त 97 रुपये के आसपास है, आज का लो 92 रुपये है। ओके, तो आइए एक बार जल्दी से वेदांता पर ही व्यू ले लें। आशु जी, इस वक्त क्या करना चाहिए वेदांता में, बताएं सर। अनिल जी देखिए, अब जो तो वेदांता में तो फंस गए हैं वो तो फंस गए हैं अनिल जी। यही चीज होती है कि अगर से पहले मतलब अगर कोई बहुत ज्यादा उसमें, जब आप बैन में स्टॉक है तो आप बताइए कितनी आउटस्टैंडिंग पोजीशन होगी। अनिल जी लोग बहुत ट्रैप हो गए। लेकिन अगर कोई बिल्कुल नया आदमी हो जिसको कुछ लेना देना नहीं है, जो वेदांता को जानता नहीं था, डीलिस्टिंग वगैरह, अगर वो 98 में लेगा तो शायद इसको प्रॉफिट होगा। लेकिन मेरे लिए अनिल जी कहना बहुत आसान होगा, क्योंकि ऐसे में 98 पे लेने वाला तो नया नहीं आएगा, लेकिन जिसने 125-30 में लिया हुआ है उसके लिए होप बन जाएगी। तो अनिल जी मैं ऐसे स्टॉक में, क्योंकि वो होप अनिल जी वो टाइम फ्रेम इतना बड़ा हो सकता है कि वो बहुत मुश्किल हो सकता है। तो अनिल जी मैं वेदांता में कुछ भी ना करने की राय दूंगा। अनिल जी बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं, ऐसा नहीं है मैं बोलूंगा कि मैंने पीएसयू बैंक शॉर्ट दिए या खराब हो जाएंगे। अनिल जी कुछ डिसिप्लिन ये बहुत जरूरी है कि जैसे मैंने बोला कि इन स्टॉक्स में कुछ करना ही नहीं है। सो कमिंग बैक टू वेदांता, आज मैं अगर किसी को बोलूंगा तो होप बिल्ड हो जाएगी कि नहीं यार 98 पे तो लेना चाहिए। वो तो शायद 98 पे लेके लॉट अभी भी वैसे बैन में चल रहा है, 2-4 रुपए ऊपर निकल भी जाएगा, तो उस होप में जो 130 वाला अनिल जी वो फंसा रहेगा। तो मैं नॉर्मली ऐसी चीजों से अनिल जी रिफ्रेन करता हूं। जिसका एक लाइव एग्जांपल अनिल जी हमारे साथ हुआ है भारती। वो हर भाव पे होप दे रहा है, लेकिन आप देखिए लोअर बॉटम लोअर टॉप, लोअर बॉटम लोअर टॉप। तो वो होप क्यों देनी है अनिल जी, जो चीज खराब है जब तक जेन्युइनली ऊपर नहीं आता। तो मैं एज ए डिसिप्लिन रिफ्रेन करना चाहता हूं वेदांता में कुछ भी करने से। बिल्कुल, तो एक डिसिप्लिन मेंटेन करिए। फ्रेश ट्रेड तो नहीं करना है, जिनके पास पोजीशन है वो अपनी रिस्क के हिसाब से कॉल लें, पर दूर रहें, क्योंकि कभी भी ब्रेकडाउन और बड़ा ब्रेकडाउन आ सकता है। आज तो आप वैसे भी 20% का गिरावट देख ही रहे हैं उस स्टॉक पर कई सारे स्टॉक्स हैं जहां पर आप सुबह से बढ़िया एक्शन देख रहे हैं। भारतीय एयरटेल की आशु जी ने बात करी, भारतीय इंफ्राटेल सुबह से थोड़ा अच्छा मूवमेंट दिखा रहा है, तो वहां पर आप जरूर नजर रख सकते हैं। साथ ही नजर रखिए श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस पर, वहां पर भी हमारे एक्सपर्ट से चलता लेंगे। पर एक स्टॉक है जिस पर पहले बात करना चाहूंगा, SRF, इस पर एक राय ले लेते हैं। बंसल जी जरा SRF के चार्ट देखिए, सुबह से ही एक्टिव है, थोड़ी देर पहले एक अच्छा मूव भी आया था, अब 4400 के करीब SRF पहुंचता हुआ दिख रहा है। क्या चल रहा है इस चार्ट में? देखिए दिवांशु, बेहतरीन टेक्निकल रुझान है, अच्छी एक्यूमुलेशन से स्टॉक निकला है। तो जिन्होंने ले रखा है दीपांशु, उनको तो क्लियर होल्ड की राय है। और ऊपर में दीपांशु यहाँ पर 4400 के अराउंड चल रहा है, और 4415 4420 जो है एक स्ट्रॉन्ग हर्डल है। तो नई खरीदारी की राय नहीं है, बट जिन्होंने ले रखा है वो होल्ड करें। एक बार स्टॉक नई खरीदारी करनी चाहिए या तो करेक्शन पर, या फिर स्टॉक एक ब्रेकआउट ले अनचार्टेड टेरिटरी पर, तो होल्ड करें जिन्होंने लिया हुआ है। ओके, जिन्होंने लिया है वो होल्ड करें, ये है आपके लिए राय इस वक्त SRF। आइए एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर की तरफ रुक करते हैं, और आप सब लोगों से भी मेरा निवेदन है, भले स्टॉक से रिलेटेड खबर ना हो, लेकिन स्टॉक से नहीं, स्टॉक से रिलेटेड ढेर सारे शेयरों से रिलेटेड है। इनफैक्ट ढेर सारे शेयरों से रिलेटेड नहीं, सारे शेयरों से रिलेटेड खबर है। तो कुणाल जी, राकेश जी और बाकी सारे हमारे एक्सपर्ट, आशु सर, जरा इस खबर को ध्यान से सुनिएगा। बेहद इंटरेस्टिंग और बड़ी खबर आ रही है हर एक ट्रेडर इन्वेस्टर के लिए भी और हर एक ब्रोकर के लिए भी। हमारे साथ जुड़ रहे हैं ब्रजेश मिश्रा। ब्रजेश, बताइए, शेयर बाजार में कामकाज करने वाले ट्रेडर, इन्वेस्टर, ब्रोकर्स, इनकी जिंदगी में क्या बड़ा बदलाव आने की तैयारी है? बिल्कुल, ये खबर जो है T+1 सेटलमेंट से जुड़ा हुआ है, और फॉर्मली सेबी में इसको लेकर के चर्चा जो है वो शुरू हो गई है एक्सचेंजेस के साथ, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के साथ और डिपॉजिटरीज के साथ। शुक्रवार को इस पर पहली जो है बैठक हुई औपचारिक, और उसमें इस बात पर चर्चा हुई कि इसको किस तरह से आगे लाया जा सकता है, यानी क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, क्या क्या उनका रास्ता निकालना पड़ेगा। तो इन सारी चीजों को लेकर के शुक्रवार को चर्चा हुई। कुछ एक मुद्दे थे जिनको लेकर अभी और चर्चा होनी है। अगली बैठक जो होगी उसमें निवेशकों को बुलाया जाएगा, जो बड़े निवेशक हैं, क्योंकि उनके बिना ये इस व्यवस्था का कोई मतलब नहीं है, तो उनको भी अगली बैठक में शामिल किया जाएगा। जो कुछ मुद्दे उठे वो ये उठे कि अगर जो FPIs हैं वो अलग टाइम जोन में बैठते हैं, उनको अगर सौदा करना होगा तो T+1 का कैसे करेंगे, वो अपने बैंक को कैसे मैंडेट देंगे, किस तरह से काम करेगा, जो बैंकिंग व्यवस्था है उसका क्या रोल होगा T+1 सेटलमेंट में। इसके अलावा जो स्टॉक लेंडिंग एंड बोरोइंग मैकेनिज्म है उस स्थिति में क्या होगा, और साथ ही दिसंबर से जो पीक मार्जिन की व्यवस्था लागू होने जा रही है उसका जो T+1 सेटलमेंट है
उससे किस तरह से जुड़ाव आगे जाकर के किया जाएगा, तो इन सारी चीजों को लेकर के चर्चा शुरू हुई है। दलील जो है इसके पीछे समझी जा रही है वो ये है कि अगर आप शेयर खरीदते हैं तो भी, और अगर आप शेयर बेचते हैं तो भी, अगर आप शेयर खरीदते हैं तो जल्दी से, यानी आज आप शेयर खरीदेंगे और कल तक जो है आपके अकाउंट में शेयर आ जाएगा, और अगर आपने शेयर बेचे हैं तो अगर आज आप बेच रहे हैं तो कल आपके खाते में पैसा आ जाएगा। तो निवेशकों के लिए जो है ये एक अच्छी बात होगी और उनके लिए फायदे की बात होगी। तो ये शुरुआती चर्चा जो है वो शुरू हो गई है और धीरे धीरे जाकर के अलग अलग पक्षों के साथ बैठक होगी और इस फैसले को लेकर के मोमेंटम बनेगा आगे। तो अब नया नाम दिया जाएगा इसको TTST, ट्रेड टुडे सेटलमेंट टुमारो। कुणाल जी, नाम ठीक है ये TTST, ट्रेड टुडे सेटलमेंट टुमारो। आज आप शेयर खरीदे बेचे, कल आपके पास में डिलीवरी और पैसे भी आपको कल ही देने पड़ेंगे। मतलब सेटलमेंट एक दिन तक कैसे छोटा किया जाए, इसकी तैयारी है सेबी की। बताएं सर। अनिल जी देखिए, मुझे तो सुना हुआ सा कुछ नाम लग रहा है। एक BTSTT हम लोग चलाते हैं, अभी आप बता रहे हैं TTST अनिल जी, तो बहुत मिलता जुलता नाम है। तो अनिल जी अच्छा ही है अनिल जी, जितनी जल्दी स्पीड बढ़ जाए उतना अच्छा है। तो मेरी राय में तो बहुत ही अच्छा ये फैसला है, जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट होना चाहिए अनिल जी। ये वाकई में अगर लागू होता है तो ये बहुत ही ऐतिहासिक होगा और मेरे ख्याल से सबसे बेहतरीन सिस्टम्स हिंदुस्तान के एक्सचेंजेस में होंगे, हमारे यहाँ के रेगुलेटर्स के पास होंगे, क्योंकि इस तरह का तेज़ी से सिस्टम लागू करना आसान काम नहीं है। दिक्कत है तो सिर्फ एक ही जगह, बैंक्स के साथ प्रॉपर इंटीग्रेशन चाहिए, तभी जाकर हो पाएगा। आशीष जी, आप तो इतने सालों का ब्रोकिंग का अनुभव रखते हैं, कैसे ब्रोकर्स की ज़िंदगी बदलेगा अगर ये T+1 वाला फॉर्मूला लागू कर देती है सेबी? तो अनिल जी बढ़िया हो जाएगा, बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि ये सब कुछ इतना फास्ट चल रहा है, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक है, सब कुछ ऑटोमेटेड है। अभी तो प्लेज के अंदर भी कूसा अकाउंट से रिलेटेड कुछ रिलीफ मिला है, तो चीज़ें थोड़ी सी बेटर हुई हैं। लेकिन अनिल जी जो OTP वाला सिस्टम है ना, ये अभी भी पूरी तरह से सेटल नहीं हुआ है। जो प्लेज वाला है उसमें क्लाइंट्स को दिक्कत आ रही है, बट अदरवाइज T+1 तो अच्छी बात है। और काफ़ी लोग तो अनिल जी, पहले कुछ ब्रोकर तो इसको ऑलरेडी ही फॉलो कर रहे हैं, तो ये तो डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है। जितना आप प्रोसेस को फास्ट और क्रिस्प करते हैं वो सबके लिए बहुत अच्छा अनिल जी। ओके, तो ये सबके लिए अच्छा होगा अगर ये लागू किया जाता है। लेकिन इस पर शुरुआती डिस्कशन शुरू हुआ है। सेबी के सारे मामलों पर गहरी और पैनी नजर रखते हैं ब्रजेश, और ब्रजेश ये खबर आपके लिए लेकर आए। और ब्रजेश ये कह रहे हैं कि इस पर शुक्रवार को पहली बैठक हुई है, अब अलग अलग पक्षों के विचार जाने जाएंगे। साथ ही बैंकिंग सिस्टम को कितना तेजी से इंटीग्रेट किया जा सकता है वो देखा जाएगा, क्योंकि बैंक्स का इंटीग्रेट होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको T+1 में जाना है तो। और साथ ही FPIs जिसे आप ऑफिशियली नाम कहते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, जिन्हें हम आमतौर पर भाषा में FIs का नाम देते हैं, ये किस तरह से नए सिस्टम में अपना कामकाज कर पाएंगे, इन सब पर होगी बातचीत और उसके बाद ये सिस्टम तैयार किया जाएगा। तो देखिए, टेक्नोलॉजी के अपग्रेडेशन के साथ धीमे धीमे सेटलमेंट साइकिल भी छोटे होते जा रहे हैं। एक ज़माना था जहाँ महीनों तक सेटलमेंट नहीं होते थे, 15-20 दिन का एक सेटलमेंट होता था, 2-2, 3-3 सेटलमेंट मर्ज हो जाते थे। आज शेयर बेचे महीने 2 महीने बाद पैसे आते थे, लेकिन अब चीज़ें काफ़ी हद तक बदलती हुई दिख रही है। आइए, इन बदलते हुए माहौल में एक चीज़ नहीं बदली है, वो है बिगुल सचिन जी के लिए तैयार BTS का। बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, यहाँ पर खरीदारी करनी है, स्टॉक का नाम है मैकडॉवेल्स, एंड जिस तरीके से वापस इसने एक यू टर्न लिया है, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना है अराउंड 520 के आसपास, और जिस तरीके से आज की ओपनिंग हुई है, लगभग यहाँ पर एक मॉर्निंग स्टार काइंड ऑफ फॉर्मेशन है। एंड इंट्राडे चार्ट्स अगर हम देखें तो वहाँ पर क्लियरली एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन है जो मैच्योर हो चुका है ब्रेकआउट के लिए। सो इमीडिएट रेजिस्टेंस स्टॉक में 535 के यहाँ पे जरूर है, बट जिस तरीके से इसका ओपन इंटरेस्ट डेटा है प्लस RSI इसका जिस तरीके से प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है बहुत ही जल्दी इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक ब्रेकआउट स्टैब्लिश होना चाहिए। स्टॉप लॉस आपको फ्यूचर्स में लगाना है अराउंड 526 के आसपास, एंड इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है एक स्विंग बन सकता है अराउंड 548 के आसपास तक का। तो यहाँ पर खरीदारी करनी है मैकडॉवेल्स जिस पर्टिकुलर फ्यूचर में।
ओके, ये है आपके लिए राय। जहां तक यूनाइटेड स्पिरिट्स का सवाल है तो अच्छी खरीदारी आ रही है। हमने देखा है कि 500 के लेवल से बढ़िया रिबाउंड आया है और आज सुबह सारे के सारे जो लिकर स्टॉक्स हैं वहां पर भी आप तेजी देख रहे थे। पर एक और ऐसा स्टॉक है जहां पर जबरदस्त तेजी हुई है और ये है SBI कार्ड्स। हमने आज की 2 लिस्टिंग ले ली है और इसके बारे में थोड़ी देर में अनिल जी से फिर से चर्चा करेंगे। SBI कार्ड्स लिस्टिंग के दिन थोड़ा डिसअपॉइंट करा था इसने, पर उसके बाद एक जबरदस्त तेजी इसमें आती हुई दिखी है। क्या है तेजी के तर्क और आगे जाकर कैसा आउटलुक है, चलिए जानते हैं पूजा त्रिपाठी के साथ। पूजा, बताइए बाजार का इंटरेस्ट SBI कार्ड्स में क्यों बढ़ रहा है? जी, SBI कार्ड जब से ये पेंडेमिक का माहौल चालू हुआ है कोविड-19 का, तब से हम देख रहे हैं कि SBI कार्ड को भले ही कुछ कंपनी थी जिनको कि नुकसान हुआ, लेकिन SBI कार्ड को इसका काफी ज्यादा फायदा हुआ। अगर हम कुछ समय का रिटर्न देखेंगे तो पिछले 6 महीने में 65% से ज्यादा की तेजी स्टॉक में देखने को मिली है और अभी भी एनालिस्ट मान रहे हैं कि काफी अच्छी ग्रोथ स्टोरी है। इन स्तरों पर भी काफी अट्रैक्टिव लेवल पर ये स्टॉक दिखाई दे रहा है। और लिस्टिंग की जो आप बात कर रहे थे, लिस्टिंग से लेकर अब तक अगर देखें तो शेयर में 28% का रिटर्न देखने को मिल चुका है। और जो नए चेयरमैन भी आए हैं उन्होंने भी बताया कि ये जितनी भी कंपनियां हैं, सब्सिडरी है, स्पेशली SBI कार्ड, इसी ग्रोथ स्टोरी पर काफी ज्यादा भरोसा जताया है। वजह ये भी थी कि कोविड-19 के बाद भारत में पेमेंट करने के तरीकों में जो बड़ा बदलाव आया और SBI कार्ड जो कि इस सेगमेंट में पूरी तरह से एक बड़ा फोकस्ड प्लेयर है, इन्हें काफी ज्यादा फायदा हुआ। FY 15 से 19 तक भारत की क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री में करीब 32% की औसत ग्रोथ देखने को मिली और आगे भी करीब 30 से 32% की ग्रोथ आगे भी बरकरार रहने की बात की जा रही है। और कंपनी का जो एक प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट शिखर, ये कोविड-19 के दौरान इसको भी काफी पसंद किया गया और SBI के जितने भी ग्राहक देखेंगे तो नंबर्स भी शानदार थे। NII में 51% की ग्रोथ थी, मुनाफे में 14% की ग्रोथ दर्ज थी। मॉरिटोरियम बुक भी 12.5 लाख खातों से घटकर केवल 1.5 लाख रह गए थे कंपनी के। इसके बाद अगर हम एक बार खातों में भी ग्रोथ की बात करेंगे, जिस तरह की ग्रोथ हम देख रहे हैं, FY 17 में 29% की ग्रोथ दर्ज हुई, FY 19 में 31% की और अभी जो क्वार्टर गया है उसमें 40% से ज्यादा की ग्रोथ देखने को मिली है। और आगे भी जिस तरीके से पेमेंट सिस्टम में बदलाव हो रहा है, इस इंडस्ट्री को इतना ज्यादा फोकस किया जा रहा है, SBI कार्ड एक बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है। और ये सभी एनालिस्ट इसको एक कॉन्फिडेंस भी जता रहे हैं और आगे भी कह रहे हैं कि इस स्तरों पर भी काफी अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा है SBI कार्ड। तो ये है आपके लिए SBI कार्ड्स पर रिसर्च। इस वक्त लॉकडाउन के दौरान बड़ा फायदा हुआ है SBI कार्ड्स को। आइए इस पर एक टेक्निकल राय भी लेंगे आगे, लेकिन उससे पहले एक बार आशु जी तैयार है अपनी कॉल के साथ, तो आशु जी के लिए बिगुल और उसके बाद थोड़ी देर में हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होंगे विकास सेठी साहब भी अपनी शॉर्ट टर्म पिक्स के साथ। तो आइए पहला बिगुल आशु जी के लिए। बताएं आशु सर। अनिल जी, अभी हमने क्लाइंट से अभी कॉल शेयर किया है और सेम प्राइसेस में कोई चेंज नहीं है। अनिल जी थोड़ी सी ऑप्टिमिस्टिक है और आप थोड़े हैरान भी होंगे, DLF में वीकनेस नजर आ रही है। तो अनिल जी DLF की वीकनेस को प्ले करने के लिए हमने कॉल दिया है 155 की पुट लेने के लिए 8 रुपए में। 155 की अनिल जी पुट लेनी है 8 रुपए में। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस अनिल जी, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 5 रुपए का रखना है और अगर गिरावट आती है अनिल जी 5-7 रुपए की भी आती है तो पुट डबल होने की क्षमता रखती है। ये 15-16 रुपए भी पुट हो सकती है क्योंकि नीचे गिरते वक्त IVs हायर होंगी और जिस तरह का मार्केट है अनिल जी, मतलब 11,900 और 12,000 पे भी जो स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है। और पिछले दिनों में जो रियल स्टेट का भी है, जो कल परसों में भी हुआ है, बैंक्स की वजह से मुझे समझ नहीं आया ऐसा क्या हो गया था। तो अनिल जी अब तो वैसे भी जो दिल्ली से प्यार वाली बात है अनिल जी, वो भारती से प्यार करके देख लिया तो ये भी असूल बना लिया है कि प्यार नहीं करना, सिर्फ जो डायरेक्शन है वो देखनी है। तो अनिल जी DLF में 155 की पुट लेनी है, 8 रुपए में लेनी है और 5 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है और टारगेट अनिल जी ऑलमोस्ट 14 से 16 रुपए का है। ओके, DLF की पुट खरीदिए 8 रुपए में, डबल होने के इसके आसार हैं। 155 की पुट खरीदें, ये आशु जी की राय। आइए एक बिगुल राकेश जी कुणाल जी के लिए चार्ट कॉर्नर। बताएं सर।
दीपांशु, हमारी खरीदारी की राय है ग्रेन्यूल्स इंडिया पर। बेहतरीन टेक्निकल रुझान है। इस स्टॉक को पहले भी हमने रिकमेंड किया था, तब टारगेट से ऊपर तक स्टॉक बढ़ा था। अब ये स्टॉक ने करेक्शन दिखाई थी, 400 के ऊपर से करेक्शन दिखाई थी, वो करेक्शन खत्म हो चुकी है और स्टॉक दोबारा से एक बड़ा अपमूव दिखाने के लिए तैयार है। तो ग्रेन्यूल्स को खरीदें। ओवर टू कुणाल जी। देखिए, ग्रैन्यूल्स पर खरीदारी की राय है दीपांशु। क्लियर ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन हुआ है जिसका ब्रेकआउट आया है और 420 रुपए के लेवल्स अब स्टॉक में देखने को मिलेंगे। तो यह भी बिल्कुल क्रांति के लिए तैयार है। मौजूदा स्तरों पर बाय करके चलें। यहां पर स्टॉप लॉस 380 रुपए पर 380 पर रखें। पहला टारगेट 405 रुपए का, दूसरा टारगेट 415 रुपए का। तो 405 415 के टारगेट के लिए ग्रैन्यूल्स में हमारी खरीदारी की राय। 405-415 ग्रैन्यूल्स यहां पर आपको करनी है खरीदारी। बिगुल सुमित जी के लिए, सुमित के सुपरहिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, वीक स्टॉक रडार पे आया है। स्टॉक के अंदर बंदी करके चलने का सलाह रहेगा, सेल करके चलने का सलाह रहेगा। स्टॉक का नाम है HDFC लाइफ। स्पॉट लेवल के हिसाब से 562, 562, 50 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। स्टॉक के अंदर डिविडेंड दे रही है, डिविडेंड का भुगतान कर रही है, ये एक अच्छी बात है। लेकिन पिछले साल 956 करोड़ का नेगेटिव कंपनी के पास कैश फ्लो था, यानी कि डिविडेंड दे तो रही है लेकिन देगी क्या ये नहीं पता। ये एक बेयर केस है। तो बुल्स और बेयर्स दोनों का पल्ला भारी है, लेकिन मुझे तो लगता है कि ज्यादा बुल्स भारी लग रहे हैं। मजगांव डॉक का आज का लिस्टिंग जो तेजी के तर्क ज्यादा है, मंदी के मूड इसलिए कि आज स्टॉक उतना लिस्ट नहीं हुआ दमदार। वरुण, ईमानदारी से बताइए, ये मंदी के कारण ढूंढने मुश्किल पड़े होंगे कि अब चूंकि स्टॉक जैसा सोचे थे वैसा लिस्ट नहीं हुआ तो कुछ तो ढूंढ के लाओ, क्यों कम तेजी के साथ लिस्ट हुआ, ये आराम से मिल गए? नहीं अनिल जी, बनाने पड़े सही बोलूं तो, क्योंकि बुल्स के जो तर्क थे वो काफी सारे थे। आप कंपनी का पास्ट रिकॉर्ड देख लो तो आपको सारे तर्क मिल जाएंगे, लेकिन अब बेयर हमें ढूंढने थे तो हमने बना लिए थोड़े तर्क, और क्या। ठीक बात है, बिल्कुल। तो ये है, कंपनी अच्छी है, जाहिर सी बात है कि लिस्टिंग उतनी दमदार नहीं हुई जितनी हम आप सब लोग सोच रहे होंगे, लेकिन फिर भी किसी को नुकसान नहीं है। ठीक है, ये मार्केट है, कभी प्रॉफिट ज़्यादा होता है, कभी कम होता है, कभी नुकसान भी होता है, कभी ये भी होता है। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। सचिन जी तैयार है हमारे साथ और सचिन जी से लेंगे उनकी BTSTP का और उसके बाद बैंक से बेनिफिट। जी हाँ, बैंक से बेनिफिट आज देखना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बस आ रहा है, उससे पहले एक बार बिगुल सुमित जी के लिए BTSTT का। माफ कीजिएगा, सचिन जी के लिए बिगुल। सचिन जी बताएं सर। अनिल जी, यहाँ पर खरीदारी करनी है एक कैश काउंटर जो रेडार में है एंड काफी चर्चा हमने इस पर्टिकुलर सेक्टर पे की है। स्टॉक का नाम है मेट्रोपोलिस। वापस जिस तरीके से 3 दिन की कंसोलिडेशन करेक्शन के बाद वापस जिस जंक्शन पे है, मुझे लग रहा है वापस इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम बनना चाहिए। सो पोजिशनल के लिहाज से टारगेट होगा अराउंड 2150 का एंड मुझे लग रहा है ये रैली 2200 तक भी एक्सटेंड होनी चाहिए। जो रिसेंट के इसके हाइस थे मुझे लग रहा है वो भी निकल जाने चाहिए। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 1960 ऑन क्लोजिंग बेसिस। तो जिस तरीके से इसका रुझान है डेली चार्ट पे अगर हम देखें तो एक हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस अच्छी तरह मेंटेन्ड है एंड पिछले 3 दिनों का एक्शन इसका जो एक मेजर कैंडल बनी थी वेडनेसडे के सत्र में, उसी के अंदर कंसील्ड है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक राइजिंग 3 काइंड ऑफ फॉर्मेशन है जिसका कंफर्मेशन कल के सत्र में जरूर आना चाहिए। सो जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है 2150 के लिए तो ये पोजीशन होल्ड करनी जरूर चाहिए 1960 के स्टॉप लॉस के साथ। तो ये है आपके लिए मेट्रोपोलिस में खरीदारी करने की राय है 1960 के स्टॉप लॉस के साथ 2150 के टारगेट के लिए यहाँ पर तेजी करके चले। मुझे याद है मेट्रोपोलिस तो 750-800 रुपए में, बंसल जी आपको याद है 750-800 रुपए में एक ज़माने में आप जब हम दिल्ली से शो किया करते थे, स्टूडियो में साथ में बैठते थे, तब आप बार बार बिल्कुल बंसल जी नहीं, कुणाल जी, बंसल जी आज कनेक्शन में थोड़ा इशू है। कुणाल जी याद है आपको 750-800 में आप लगातार रिकमेंड करते थे? बिल्कुल अनिल जी, बिल्कुल याद है। और देखिए उसके बाद स्टॉक पे तेजी बनी थी और आपने ये भी कहा था, मुझे अभी भी याद है अनिल जी, कि मेट्रोपोलिस में जो टेस्ट कराते हैं वो टेस्ट काफी महंगे हैं क्योंकि ये मुंबई में ज्यादा थी।
तो आपने अनिल जी ये इन्फो भी हमें दी थी और उस समय 800 850 का भाव था और आज देखिए 2000 रुपए का रेट है। बिल्कुल क्या बात है। तो वो 750 800 वाला 2000 और बहुत बुलिश होकर कुणाल जी राकेश जी लगातार कॉल दिया करते थे। आइए बैन से बेनिफिट तैयार है आशीष चतुर्वेदी। आइए आशीष जी के साथ आप, मैं और हम सब मिलकर फूल मालाएं, हार, तिलक, नारियल, शॉल लेकर स्वागत करते हैं एक स्टॉक का जो बैन से बाहर निकलने वाला है आज। आशीष जी बताइए, कौन है ऐसा हीरो जो आज बैन से बाहर निकलने की तैयारी में, कल बैन से बाहर निकल जाएगा? अनिल जी, मच अवेटेड है और भारी गिरावट के बाद वेदांता फाइनली, अगर आप देखें तो मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट जो है 81% से घटकर 79% के आसपास आ गई है। 80% से घटती है तो स्टॉक बैन से बाहर आता है। तो वेदांता, ये बड़ी खबर है कि स्टॉक बैन से बाहर आ रहा है। चलिए, तो वेदांता का स्वागत की तैयारी कर लीजिए। जो अटके हैं, फंसे हैं, और या फिर जिनको फिर से कल से खेलो इंडिया खेलो करना है, आपके लिए वेदांता में मौका मिलेगा। 20% गिरा हुआ स्टॉक है आज। और जो हम बात कर रहे थे सुबह की, देखिए 90 से 95 रुपए के आसपास जाकर ये सेटल होना चाहिए। एग्जैक्टली आज का एफएनओ का लो है 95 रुपए, कैश का लो 92 रुपए। तो उन्हीं लेवल के आसपास वेदांता पहुंचा है और उनके आसपास सेटल होने की कोशिश भी करता हुआ दिख रहा है। चलिए, वेदांता आ रहा है बाहर। एंट्री किस किस की होगी? कैनरा बैंक यहाँ पर मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट अगर आप देखें तो 121% आ गई, यानी निश्चित है कि कैनरा बैंक तो स्टॉक बैन में आएगा। इसके अलावा सेल यहाँ पर भी मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट बढ़कर 100% के आसपास आ गई है, यानी कैनरा बैंक और सेल इनकी फ्रेश एंट्री होती हुई नजर आएगी। ओके, कैनरा बैंक में फ्रेश एंट्री होती दिखेगी। पहले एक बार किरण जी जरा वेदांता के चार्ट्स तैयार कीजिए और इन लेवल्स पर या क्या करना चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, खरीदना है तो किन लेवल्स पर, सुधर कर ऊपर आए तो बेचना है तो किन लेवल्स पर, जरा बताइए। अनिल जी, एक्चुअली कुछ नहीं करना चाहिए, पर जिनके पास है उनके लिए मेरा मानना है कि ये लेवल्स बेचने के नहीं है, एक बाउंस बैक पे बेचना चाहिए। मेरा मानना है कि एक बाउंस बैक आपको आता नजर आएगा 104 105 का। यहाँ पे एक बार रिव्यू लेके फिर बिकवाली की राय रहेगी। अभी इमीडिएटली ये बड़ी मूव देगा ऐसा लग नहीं रहा है। फिलहाल कुछ न करें। आशु जी, वेदांता बाय सेल नोटा? नोटा सर, मैंने वेदांता का पहले भी आपको बोला सर कि ये अब इसमें 2-5 रुपए निकालने के लिए सर जो नया आदमी है वो हाथ नहीं डालेगा, पुराने को होप हो जाएगी। अनिल जी, इतना बड़ा फंसने के बाद अब तो जो टाइम लगेगा ना उसका कोई शॉर्टकट है ही नहीं, क्योंकि अब वो एक अजीब सी सिचुएशन आ चुकी है कि जो लोग ट्रैप हो चुके हैं वो थोड़ा लंबा ट्रैप हो चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब एवरेज आउट करें फिर निकल जाएगा। मुझे कोई इमीडिएटली इसका रिकॉर्ड्स नजर नहीं आता किसी भी चीज के लिए। जो स्टॉक गए हुए अनिल जी अभी वो वापस आने हैं, वापस आने के बाद तो कैश में और सेलिंग प्रेशर आ सकता है। तो आई थिंक नोटा वुड बी द बेस्ट ऑप्शन। अनिल जी, अभी एक ये बैन से बेनिफिट वेदांता पर आए जी बता रहे थे कि शायद 125% हो गया है। अनिल जी, मैंने अभी सुना, मतलब एक ये अगर आपसे राय चाहता हूं, ये कैन बैंक ऊपर से जिस तरह से नया फंस के नीचे आ गया और लोएस्ट ऑफ द डे बन रहा है इतने बड़े ब्रेकआउट के बाद और बैन में जा रहा है, तो अनिल जी इसका मतलब तो ये स्टॉक क्लियर कट फिर लोग फंस गए इसके अंदर। आप बैंक ऑफ बड़ौदा देखिए 5% नीचे, कैन बैंक को देखिए, ये तो मुझे लग रहा है कि नए लोग की तरफ ना चला जाए। जिस तरह से अगर बैन में जा रहा है तो क्लियर सिग्नल आ रहा है। आज बैन में अनिल जी कैसे जाएगा? कि आउटस्टैंडिंग पोजीशन बढ़ गई, जिसने लेना था वो तो फंस गया, जिसने बेचना था या जिसने जल्दी बेच दिया वो तो निकल गया। आज अगर मैं बोलूं कि मैं तो 93 पे बेच दिया, मैंने तो 94 पे बेच दिया, लेकिन दुनिया वही है ना। 1 करोड़ शेयर अगर 93 पे बिक गया तो 1 करोड़ किसी ने लिए भी हैं, वो सब तो अनिल जी अब हाथ में रह गए और उसके बाद बैन में जा रहा है। तो इसका मतलब क्या काफी नीचे भी जा सकता है? अनिल जी कुछ लेवल दिलाइए ना कुणाल जी से इसके। अरे किसी ने बेचा तो किसी ने खरीदा तो किसी ने बेचा। आप तो शॉर्ट वालों की तरफ हो, आप तो खुश रहो क्या? किसी के तो बिके 1 करोड़ शेयर, टेंशन क्या है? एनीवे, मैं चार्ट पर आपको राय दिलवा देता हूँ। कुणाल जी, चार्ट पर राय दीजिए। कैनरा बैंक। अनिल जी देखिए, चार्ट तो कमजोर है ही, खस्ता हाल चार्ट है अनिल जी, और ब्रेकडाउन आता हुआ चार्ट पर नजर आ रहा है। बेरिश फ्लैग पैटर्न है आज का ब्रेकडाउन। अगर अनिल जी यहीं 88 के आसपास बंद हो गया तो आशु जी के जो भी अरमान है अनिल जी सारे पूरे हो जाएंगे, 80 रुपए तक के स्टॉक जाएगा। तो मेरी राय में अनिल जी पूरी तरह आशु जी के साथ हैं और नीचे के लेवल्स इसमें देखने को मिले।
परफेक्ट, तो ठीक है, ये है आपके लिए। आइए इस बीच फटाफट से बिगुल की तैयारी है। पहला बिगुल कुणाल जी राकेश जी के लिए एल्गो ट्रेड का, और उसके बाद सुमित जी के लिए बिगुल है सुपर हिट का। तो एल्गो ट्रेड कुणाल जी राकेश जी। कुणाल जी आप ही को बताना है, राकेश जी थोड़ी देर के लिए अनुपस्थित हैं, डाउन है उनकी लिंक, बताएं सर। अनिल जी देखिए, अभी हम मेट्रोपॉलिटन हेल्थ केयर की बात कर रहे थे अनिल जी, बिल्कुल उसी तर्ज पर लाल पाथ लैब में अनिल जी एक बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। ये स्टॉक भी आउट परफॉर्म कर रहा है। पूरा ये जो स्पेस है अनिल जी, इसमें बहुत ज्यादा मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। तो हमारी खरीदारी की राय डॉक्टर लाल पाथ लैब पे है। मौजूदा स्तरों पर बाय करके चलें। एक स्टॉप लॉस रखें 2140 रुपए पर, 2140 पर। पहला टारगेट जो है वो 2250 रुपए का 2250 का होगा, और दूसरा टारगेट 2300 रुपए का होगा। तो 2300 रुपए के लक्ष्य के लिए लाल पैथ लैब में खरीदारी कराए। ओके, 2300 रुपए के टारगेट के लिए डॉक्टर लाल पैथ लैब में करें खरीदारी। ये है कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से आपके लिए खरीदारी का है। सुमित जी का बिगुल सुपर हिट शेयर। बताएं सुमित जी। अनिल जी बाय का स्टॉक रडार पे आया है, 482 का भाव है। स्टॉक का नाम है सीडीएसएल। सीडीएसएल ने पिछले 7 से 9 दिन में गिरावट दिखाई है, और आज पहला दिन है जब ये तेजी कर रहा है, और इस पहले दिन में ही इसने लास्ट 3 दिनों के कैंडल को, मंदी के कैंडल को एंगल्फ किया है और तेजी करी है। 482 के आसपास का भी भाव चल रहा है। स्टॉक के अंदर खरीदारी करें, जिन्होंने खरीदारी करी है वो पोजीशंस को होल्ड करें। 465 का इसमें नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं। जिस तरह की कैंडल फॉर्म हो रही है और जिस तरह का प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है, उसको देखते हुए लगता है कि इस हफ्ते में सीडीएसएल में तेजी देखने को मिलेगी, और ऊपर में 500 रुपए से लेकर 505 रुपए तक का मूव सीडीएसएल में देखने को मिल सकता है। तो स्टॉक के अंदर खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। तो 465 के स्टॉप लॉस के साथ सीडीएसएल में करें खरीदारी। 482 के आसपास इस वक्त स्टॉक दिख रहा है। इन्फो एज ये है वो एक और स्टॉक जो बड़ा मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, लगातार एक्शन में भी बना हुआ है। तो आइए क्या वजह इस तेजी की जान लेते हैं। देवांशी हमारे साथ है बताने के लिए। देवांशी बताइए। बिल्कुल अनिल जी, आप देखिए इन्फो एज के लिए अब अच्छी रिकवरी के संकेत जरूर आते हुए दिख रहे हैं, और उनके जो सारे सेगमेंट्स है जहां पे हमने देखा कि थोड़े से डाउनफॉल आता हुआ दिखा था, अब सारे जो सेगमेंट्स है यहाँ पे रिकवरी के संकेत जरूर दिख रहे हैं। सबसे पहले जो जोमेटो सेगमेंट है, यहाँ पे अगर बात करें तो जितनी भी फूड डिलीवरी है यहाँ पे लगातार हम देख रहे हैं हर हफ्ते जो नंबर्स है वो काफी पॉजिटिव आते हुए दिख रहे हैं। यही नहीं, स्विगी जोमेटो दोनों की तरफ से ये कहना था कि हम जितने भी राइडर्स है यानी जो पार्टनर्स है, डिलीवरी पार्टनर्स, वो हर हफ्ते बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। तो इसके चलते जो सेंटिमेंट्स है काफी इंप्रूव होते हुए दिख रहे हैं। अब देखिए डाइन इन अभी शुरू होता हुआ दिखा, लेकिन जितनी भी सिटीज में अनलॉकिंग शुरू हो गए थे वहां पे जितनी भी डिलीवरी सेगमेंट्स है यहाँ पे काफी अच्छी बढ़त देखने मिली थी, और इसी के चलते जोमेटो स्विगी जिससे सेगमेंट्स है यहाँ पे फायदा होता हुआ दिख रहा है। हर हफ्ते जोमेटो करीब 5000 नए डिलीवरी पार्टनर्स जोड़ रहा है। साथ ही उनका ये भी कहना है कि आने वाले कुछ समय में इनके जो राइडर्स है उसमें 40% तक की बढ़त होने का अनुमान लगाया जा रहा है। स्विगी तरफ से भी यही कहना था कि 25 से 30% अपने जो राइडर्स हैं वो बढ़ाते हुए दिखेंगे। साथ ही कई जो राइडर्स हैं इनको इंसेंटिव्स भी दे रहे हैं। तो कुल मिला के काफी पॉजिटिव संकेत आते हुए दिख रहे हैं। Naukri.com यहाँ पे भी आप देखिए पहली तिमाही में हमने देखा था कि जो नतीजे हैं इनकी बिलिंग सेगमेंट में काफी ज्यादा गिरावट आती हुई दिखी थी, 40% से ज्यादा की गिरावट थी, लेकिन अब धीरे धीरे जो नई जॉब्स हैं उसमें काफी अच्छी रिकवरी देखने मिल रही है। फेस्टिव सीजन के चलते पे हम देखेंगे कि जो ब्लू कॉलर जॉब यानी कि छोटी नौकरियां होती है यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़त देखने का अनुमान लगाया जा रहा है। साथ ही लॉजिस्टिक्स, कस्टमर सर्विस, साथ ही वेयर हाउसिंग, ये कुछ सेगमेंट्स है जहाँ पे काफी ज्यादा जो नौकरियां हैं वो जुड़ती हुई दिखी थी। फेस्टिव सीजन में लगभग 3 लाख नई नौकरियां जोड़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो इसके चलते हम देखेंगे कि इनका जो बिलिंग सेगमेंट है यहाँ पे प्री कोविड स्तर पर ये आते हुए दिखेंगे। और आखिर में 99 एकर्स, तो हम आज ही पढ़ रहे थे, कई रिपोर्ट्स ये सजेस्ट कर रहे हैं कि धीरे धीरे अब जो हाउसिंग सेगमेंट है इसमें अच्छी रिकवरी आती हुई दिख रही है, और बड़े शहरों में जो घरों की बिक्री है उसमें बढ़त होती हुई दिख रही है। इसके अलावा सितंबर तिमाही की अगर बात करें तो रेसिडेंशियल बिक्री में करीब 134% तक की बढ़त हमने तिमाही आधार पर देखी है। तो 99 एकर्स को भी काफी सारा मिलता हुआ दिखेगा। अगर कैश फ्लोज की बात करें तो फिलहाल हमने देखा था कि QIP के जरिए फंड्स भी जुटाए हैं कंपनी ने। तो सारे पॉजिटिव ट्रिगर्स इन्फो एज के लिए आते हुए दिख रहे हैं। ब्रोकिंग हाउसेस काफी पॉजिटिव है आने वाले समय के लिए, और इसी के चलते ये स्टॉक का फिलहाल फोकस में।
ओके, तो ये है आपके लिए इन्फो एज पर पूरी रिसर्च। किरण जी जरा इन्फो एज के चार्ट्स देखिए और बताइए। वैसे तो मजबूत दिख रहे हैं, आज भी खरीदारी की राय इन्फो एज पर आती हुई दिखी थी। बताइए सर क्या करना है। एक अच्छा बेस अनिल जी 3450 3400 के आसपास है। ये टूटने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है और जैसे ही ये 3550 निकलेगा फिर वापस एक बार एक डिमांड रिज्यूम होता नजर आएगा और 3650 3700 की ओर चलता नजर आएगा। तो लॉन्ग पोजीशंस के लिए 3400 के नीचे के स्टॉप लॉसेस होने चाहिए और होल्ड करने की सलाह है पोजिशनली। करने की सलाह है आपके लिए इन्फो एज में। आइए एक और स्टॉक है जो भरपूर एक्शन में दिख रहा है, उसकी तरफ भी बढ़ते हैं। इस बीच पहले एक बार ऑप्शन की स्ट्रेटेजी ले लेते हैं। हमारे साथ जय ठक्कर जुड़ चुके हैं कैश का ऑप्शन देने के लिए। तो पहले जय के लिए बिगुल। बताएं जय। जी गुड आफ्टरनून अनिल जी। अनिल जी जो हिसाब से मार्केट में ऊपर के लेवल से ये प्रॉफिट बुकिंग आया, खास करके मैं कहूंगा कि बैंकिंग स्टॉक्स में, वो देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट में थोड़ा बहुत और प्रॉफिट बुकिंग हमें शायद देखने मिल सकता है गोइंग फॉरवर्ड। इसीलिए 11,925 का इन द मनी पुट ऑप्शन खरीदने की सलाह है 15 अक्टूबर की एक्सपायरी का, जो करीब अभी 110 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। अनिल जी यहाँ पे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे 79 का, 31 रुपए का, 31 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा मेरे हिसाब से। तो 110 पे खरीदे, 79 का स्टॉप लॉस रहेगा अनिल जी। पहला टारगेट जो बनकर आ रहा है वो है 151 का, दूसरा टारगेट बनकर आ रहा है वो है 165 का। 151 165 ये दो टारगेट के लिए 11,950 का पुट ऑप्शन खरीदने की सलाह है। 11,950 इन द मनी ऑप्शन क्यों खरीद रहे हैं जय? अनिल जी कारण ये है कि एज ऑफ नाउ अगर हम देखें तो मुझे बहुत मेजर फॉल आ जाएगा ऐसा नहीं लग रहा है अनिल जी, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड मीडियम टर्म पॉजिटिव है। शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुकिंग देखने मिलेगी। तो आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन अगर हम अनिल जी लेंगे और अगर टाइम लगा, वक्त लगा निफ्टी को करेक्ट होने में या कंसोलिडेट होने में, तो शायद वो आउट ऑफ द मनी ऑप्शन के प्रीमियम जो है वो जल्दी से कम हो जाएंगे, गिर जाएंगे, बिकॉज उसका थीटा इरोड हो जाएगा। इन द मनी में कहीं ना कहीं थीटा कम होता है, इसीलिए इन द मनी पुट ऑप्शन मैंने चूज किया कंपेयर टू आउट ऑफ द मनी। बात तो सही कह रहे हैं आप, एकदम बिल्कुल परफेक्ट, ठीक है। अच्छा जय, ओनली निफ्टी, बैंक निफ्टी स्टॉक्स, इसी में कोई और कॉल? अनिल जी अनफॉर्चुनेटली मुझे देना तो था, बट लाइट ही अभी आई है थोड़े टाइम पहले, तो रिसर्च ज्यादा कर नहीं पाया स्टॉक्स पे, फॉर्चुनेटली निफ्टी पर कर पाया। अच्छा, तो आप अपने कॉल पर प्रकाश डाले बगैर बिना लाइट के दे दीजिए। अनिल जी बट मैं ये कह सकता हूँ कि आज के सेशन में आईटी फार्मा काफी अच्छा कर रहा था। कुछ स्टॉक शायद आईटी और कोई स्टॉक कॉल निकालना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। जी 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 जी, नहीं कोई बात नहीं। आज का मार्केट में थोड़ा मुश्किल है। आशु जी आपको कुछ कहना चाहते हैं? जी आशु जी। अनिल जी मैं जय को बोल रहा था कि लाइट तो लेना कुछ हो तो उसके लिए चाहिए होती है तरह तरह की 3-4 सर्च लाइट डाल के कौन सा ढूंढना है। बेचना तो अंधेरे में भी मिल जाएगा, कैंडिडेट ढूंढना चाहिए बस, और क्या। आशु जी माफ कीजिएगा, मैं सुन नहीं पाया एक्चुअली, मेरे यहाँ डिस्कनेक्ट हो गया। क्या कहा आपने? मैं अनिल जी मैं कह रहा था जय को, मैं थोड़ा सा सजेशन दे रहा था कि जो पुरानी कुछ सर्च वर्ड्स थी उसी को देख के अंधेरे में भी बेचने का कैंडिडेट तो ढूंढ ही सकता है, जैसे उसने निफ्टी में ढूंढ लिया। लेने के लिए 3-4 लाइट्स वगैरह चाहिए होती है, सर्च लाइट वगैरह अच्छी तरह से ध्यान से ढूंढने के लिए। एब्सोल्युटली, ये काम आप अंधेरे में ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। इनके लिए शॉर्ट कॉल ढूंढने के लिए 3-4 सर्च लाइट चाहिए, खरीदने के लिए शायद ही। अपनी अपनी महारत है, अपनी अपनी कामयाबी उन्हीं स्टॉक्स में। आइए बढ़ते हैं आगे। कुछ और स्टॉक्स हैं जो एक्शन में अब आते हुए दिख रहे हैं, उन पर फोकस कर लेते हैं। और इस बीच विप्रो के अलावा एक और स्टॉक है HUL, थोड़ा मजबूत होने की कोशिश कर रहा है, ज़्यादा तो नहीं हो पा रहा है। लेकिन उससे पहले हाँ एक खबर और बता दूं आपको, वो आती दिख रही है, वो सीमेंट कंपनियों को लेकर है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, यहाँ पर 30 से 50 रुपये प्रति बोरी सीमेंट के दाम बढ़ने जा रहे हैं और ये कल से, मंगलवार यानी कि कल से बढ़ने की तैयारी में। सुमित जी, अल्ट्राटेक आपका फेवरेट, बताइए चार्ट देखकर खरीदना है क्या?
अरे जी, इन स्टॉक्स ने पिछले कुछ दिनों में बहुत बढ़िया और बहुत स्ट्रॉन्ग अपमूव दिखाया और चार्ट्स अभी भी मजबूत ही है। अल्ट्राटेक में जो ऊपर में रेजिस्टेंस है 4370-75 का है, ये लेवल टूटते ही अल्ट्राटेक की तेजी और बढ़ेगी और फिर ऊपर में 4500 रुपए तक के लेवल अल्ट्राटेक में देखने को मिल सकते हैं। हमने 10 की कमाई में ये स्टॉक को रिकमेंड किया था 3900 के आसपास, जिसमें 4250 से 4500 के टारगेट दिए थे। तो फर्स्ट टारगेट अचीव हुआ है और अभी लॉन्गर टर्म टाइम होराइजन वाला टारगेट अचीव होना बाकी है, वो भी जल्दी ही आएगा। कोई भी अगर डिप आती है मार्केट में तो अल्ट्राटेक सीमेंट में खरीदारी करनी है। ओके, तो नज़र रखिए सीमेंट स्टॉक्स पर। दाम बढ़ाने की खबर से आप सीमेंट स्पेस में एक्टिविटी देख रहे हैं और वैसे भी काफ़ी सारा मूवमेंट इन सारे स्टॉक्स पर आते हुए दिखा है। सिप्ला पर एक स्पाइक आते हुए दिख रहा है, सिप्ला पर नज़र रखिए। उससे पहले एक बार एल&टी इन्फोटेक पर नज़र रखिए। सुमित जी, एल&टी इन्फोटेक बड़ा स्पाइक आते हुए दिख रहा है, क्या चल रहा है इस चार्ट पे? वैसे भी एक अच्छा परफॉर्मर रहा है, अभी और तेजी देख रहे हैं? तेजी चल रही है दीपांशु, स्टॉक में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है और स्टॉक के अंदर ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एल&टी इन्फोटेक स्टॉक के अंदर वन वे रैली देखने को मिल रही है। लास्ट 6 महीने में स्टॉक नीचे से सिर्फ और सिर्फ एक भागने की दौड़ लगा रहा है और ये स्टॉक के अंदर और भी ऊपर का मूव देखने को मिलेगा, जिसमें 3400 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अभी फ्रेश बाइस के अंदर यहाँ पे सही नहीं होगा, बट जिन्होंने बाय करके रखा हुआ है वो पोजीशंस को होल्ड करें। ऊपर में 3400 से 3450 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ओके, एल&टी इन्फोटेक में मूवमेंट है, आईटी स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आखिरी 10 मिनट बाकी हैं बाजार बंद होने में, जल्दी से बिगुल बजाते हैं अनिल जी की स्ट्रैटेजी का। अनिल जी, ग्लोबल क्यूज में सर ज्यादा बदलाव नहीं रहा है, डाउ मामूली सी गिरावट दिखा रहे हैं सर 20 पॉइंट्स की। नैस्डैक फ्यूचर्स में अच्छी तेजी है फिलहाल और यूरोप के बाजारों में भी हल्की सी बढ़त है। तो पॉजिटिव ही ट्रेड है, बट थोड़ी सुस्ती है, उतना ज्यादा एक्शन नहीं हो रहा है इस समय ग्लोबल मार्केट्स में। बताइए क्या करना चाहिए क्लोजिंग से पहले? आज कुछ नहीं दीप, नोटा है। वजह बता दूं आपको कि जो रेंज में खरीदना है, जो रेंज में बेचना है, उसके बीचों बीच में बंद हो रहा है। 11800 11850 में खरीदना है और बंद हो रहे हैं आप 11925 पर। 11975 12025 में बेचना है, बंद हो रहे हैं 11925 पर। तो दोनों ही जगह आपको खरीदने और बेचने के मुकाबले में जो रेंज है उसके बीचों बीच में नोटा। 23450 23550 की रेंज में खरीदना है, उससे आप ऊपर बंद हो रहे हैं 23725 के आसपास। बेचना है 23950 24150, उससे नीचे बंद हो रहे हैं। तो रेंज के बीचों बीच में जब बंद हो रहे हैं और 8-10 दिन की अच्छी तेजी के बाद हल्का करेक्शन आया है, तो करेक्शन 1-1.5 दिन का तो होना चाहिए। तो ऐसा लग रहा है कि कल सुबह फर्स्ट हाफ में थोड़ा निफ्टी 50-60 पॉइंट अगर नीचे मिल जाए तो एंट्री करना, मिल जाए तो, मैं ये नहीं कह रहा मिलेगा ही मिलेगा, मिल जाए तो ये बढ़िया होगा। बैंक निफ्टी अगर 200-300 पॉइंट नीचे मिले तो एंट्री करने के लिए अच्छा मौका मिलेगा। तो मैं कल सुबह का इंतजार करूंगा और आज की क्लोजिंग को देखते हुए ओवरनाइट रिस्क नहीं रखने की राय दूंगा। तो आज नोटा है, नया ट्रेड नहीं, कल देखेंगे जी। ओके, आज नोटा है, नया ट्रेड नहीं, कल देख कर जाते हैं। फिलहाल आप देखें तो मार्केट भी एक रेंज में ही है, तो इस रेंज के बाहर अगर कुछ मूवमेंट होता है तो थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। पर कई सारे स्टॉक्स हैं जहां पर मूवमेंट आया है। किरण जी, थोड़ी देर पहले सिप्ला पर एक स्पाइक आते हुए दिखा था सर, 2% ऊपर है इस समय स्टॉक 820 पर, कोई मूव? सिप्ला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के नजदीक आ गया है। 820 एक इंपॉर्टेंट बैरियर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बैरियर है। उधर 8 लाख शेयर्स की राइटिंग हो चुकी है और 3 बार ये लेवल क्रॉस करने में नाकामी भी हासिल हुई है। तो मेरा मानना है कि इन लेवल्स पे रेजिस्टेंस के नजदीक लॉन्ग पोजीशंस लेना अच्छी बात नहीं है। मैं एक बार ये क्रॉस कर दे उसके बाद देखेंगे, पर मेरा मानना है कि इन लेवल्स पे लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट नहीं करें। जिनके पास लॉन्ग पोजीशंस है उनके लिए 812 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करने की सलाह होगी। ओके, होल्ड करिए सिप्ला पर, बढ़िया मूव आ रही है। 812 का स्टॉप लॉस। ब्रेक डाउन आ रहा है भारतीय एयरटेल पर। शो की शुरुआत पर आशु जी से भी इसके बारे में चर्चा करी थी, वहां से और आप गिरावट देख रहे हैं। सचिन जी, भारतीय एयरटेल फ्रेश ब्रेकडाउन 3% नीचे 415 के लेवल्स। दीपांशु, आई थिंक 400, 410, 405 की बात हुई है एंड मुझे लग रहा है वो पर्टिकुलर लेवल्स एक बार अचीव हो जाने चाहिए, बट उससे बड़ी गिरावट की एक्सपेक्टेशन मेरी नहीं होगी। बट फिलहाल जिस तरीके से पिछले 7 दिनों के कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन है, तो जरूर उसके जो 200 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जो 405 403 के आसपास प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है वहां तक एक बार ये मूव होनी चाहिए एक्सटेंड। बट यहाँ पर मैं फ्रेश शॉर्टिंग की सलाह नहीं दूंगा। इनफैक्ट अगर किसी की एग्जिस्टिंग पोजीशन होगी ऑन द शॉर्ट साइड, तो मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर लेवल आने के बाद वो कवर कर देनी चाहिए। ओके,
नजर रखिए जहां तक भारतीय एयरटेल का सवाल है, इस समय ब्रेकडाउन आ रहा है। किरण जी, एस्कॉर्ट्स पर कोई राय? थोड़ी देर पहले 15-20 मिनट पहले एक ब्रेकआउट आया था और गेंस होल्ड कर रहा है एस्कॉर्ट्स अभी। एस्कॉर्ट्स मोमेंटम बिल्कुल अच्छा है। 1240 एक इंपॉर्टेंट बैरियर था, उसके ऊपर क्लोजिंग मिल रही है, तो ये एक पहला संकेत है। पर मेरा मानना है कि और थोड़ा सा कंसोलिडेशन होकर नेक्स्ट ब्रेकआउट आएगा तो उधर बहुत बड़ी मूव आएगी, फिर मैं 1300 की बात करना चालू कर दूंगा। तो मैं वो ब्रेकआउट की राह देख रहा हूँ, शायद कल सवेरे मिल जाए। ओके, देखते हैं वहां पर फ्रेश मूव आती है कि नहीं। L&T इन्फोटेक अब 13% ऊपर है और बाकी के जो मिड कैप आईटी स्टॉक्स हैं वहां पर भी आप नजर रखिए। कोफोर्ज पर आई है, 8.5% की तेजी कोफोर्ज पर दिख रही है। माइंट्री इस समय 4% ऊपर है। तो मिड कैप आईटी में फ्रेश स्पाइक्स आपको आते हुए दिख रहे हैं। L&T इन्फोटेक पर तो हमने बात कर ली। सुमित जी, कोफोर्ज 8.5% फ्रेश हाई है, 2700 के 2700 के लेवल्स पर ही आते हुए दिख रहा है। तेजी के ट्रेंड में दीपांशु ये स्टॉक में भी वन वे तेजी देखने को मिल रही है। हर डीप पे इसमें नीचे से इतनी स्ट्रॉन्ग डिमांड देखने को मिलती है और वो एक वन वे मूव दिखाता है स्टॉक। बीच में छोटे मोटे करेक्शंस आते रहते हैं, बट ओवरऑल स्टॉक तेजी के ट्रेंड के अंदर में है। जिन्होंने भी बाय का व्यू लेकर रखा हुआ, पोजीशंस को होल्ड करें, स्टॉक के अंदर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें। फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा सा वेट करना होगा, लेकिन एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करें। 2700 का लेवल टूटने के बाद और ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे कोफोर्ज के अंदर। बिल्कुल, तो कोफोर्ज पर भी नजर रखिए। एक बढ़िया मूवमेंट आपने आते हुए देखा है इस स्टॉक पर। कंजम्पशन रिलेटेड कुछ स्टॉक्स भी एक्शन में आ रहे हैं। और बंसल जी, आज फिर से हमने एशियन पेंट्स पर खरीदारी देखी है। 2100 से ज्यादा दूर नहीं है स्टॉक। क्या अब एक फ्रेश मूव आ सकती है जहां तक एशियन पेंट्स का सवाल है? दीपांशु, बिल्कुल आपने राइटली लेवल पे पकड़ा है। इस पर शॉर्ट टर्म चार्ट्स पर एक अच्छा पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिला है और स्टॉप लॉस भी पास में ही है। 2069 का एक स्टॉप लॉस बैठता है एशियन पेंट्स के अंदर और ऊपर में 2110 के टारगेट के लिए एशियन पेंट एक अच्छा बाइंग कैंडिडेट है। ओके, तो एशियन पेंट्स पर भी आपको बढ़िया ट्रेड बनते हुए दिख सकता है। सचिन जी, टाटा पावर पर कोई राय? आज ब्रेकडाउन इसमें आते हुए देखा है। हालांकि जो मुंबई में पावर कट हुआ है उसका डायरेक्टली इंपैक्ट तो कंपनी पर नहीं होना चाहिए। अब तो ज्यादातर ऑपरेशंस रिस्टोर भी हो गए हैं, या फिर एक सेंटिमेंट इंपैक्ट आया या फिर रोटेशन हुआ है। टाटा पावर का ये जो ब्रेकडाउन है, यहाँ पर खरीदना चाहिए या फिर और वीकनेस आएगी? काफी डिफिकल्ट होगा यहाँ पर कमेंट करना, बट जिस तरीके से एक बैंड में फंसा हुआ है, मुझे लग रहा है 160 ऑन द हायर साइड एक रेजिस्टेंस बन चुका है। एंड वापस इसका जो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो लगभग अराउंड 50 के आसपास तक क्या है। तो मुझे लग रहा है वहां पर आने के बाद एक बार रिव्यू करना चाहिए। मुझे लग रहा है कहीं जाकर इसी पर्टिकुलर बैंड में फंस रह सकता है अगले कुछ हफ्तों के लिए काउंटर 60 से 50। तो इमीडिएट बेसिस पे मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर इमीडिएट रिएक्शन देना चाहिए। ऑलरेडी 3 दिनों से स्लाइड हो रहा है, तो तीसरा दिन है, तो एक्सटेंड हो सकती है डाउन मूव, बट 50 के आसपास मुझे लग रहा है वापस सपोर्ट लेगा। ओके, ये है आपके लिए टाटा पावर पर व्यू। किरण जी, एक व्यू मदरसन सुमी पर भी, क्योंकि यहाँ पर हमने 6% की गिरावट देखी है। हालांकि दिन के निचले स्तर से थोड़ी रिकवरी आई है, पर मदरसन सुमी यहाँ से और गिरेगा या संभल जाएगा इन लेवल्स पर? नहीं, 105 और 110 ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, ये टूटना नहीं चाहिए। अगर ये टूटा तो फिर वापस 90 के लेवल्स टेस्ट होते नजर आएंगे। तो मेरा मानना है कि ये थोड़ा सा कंसर्वेटिव मीडियम टर्म आउटलुक है। तो मेरा मानना है कि 105 110 के बीच में कहीं पे इसको सपोर्ट मिल जाना चाहिए। अगर ये बॉटम अगर क्लियर करता है तो फिर 125 नेक्स्ट टारगेट्स के लिए एक लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करनी चाहिए। ओके, तो नजर रखिए जहां तक कुछ ऑटो रिलेटेड स्टॉक्स में आज दोनों तरफ के मूवमेंट आए हैं, बट कुछ ऑटो एंसिलरीज और टायर स्टॉक्स में हमने गिरावट का ट्रेंड देखा है। चलिए एक बार देख लेते हैं कि आज मार्केट एक्शन किस तरह का रहा है। 3 स्टॉक्स जो सबसे आगे फोकस में रहे। वेदांता 20% की गिरावट यहाँ पर आपको दिख रही है। तो जो मॉर्निंग में एक एंड ऑफ मॉर्निंग सेशन 20% तक का सर्किट आ गया था, उसके बाद फ्रेश गिरावट नहीं आई, थोड़ी रिकवरी आई थी, बट वहां पर भी आपने गिरावट आती दिखी। तो 20% की गिरावट, बट कल शायद वायदा कारोबार के बैन से बाहर निकल आएगा। नई लिस्टिंग आज की 2 यूटीआई एएमसी, इसने तो डिसअपॉइंट किया, 12-12.5% नीचे था। मजगांव डॉक अच्छी लिस्टिंग हुई, हालांकि उतना प्रीमियम नहीं था जितना एक्सपेक्ट किया था, और उसके बाद मुनाफा वसूली भी आई और वैसे गेंस के साथ बंद हो रहा है, बट लिस्टिंग प्राइस से 20%
1% फिसला है ये स्टॉक। ये है आपके आज के बड़े स्टॉक्स जो फोकस में रहे। इन्फोसिस सबसे आगे, जहां तक निफ्टी स्टॉक्स का सवाल है 2-2.5% की तेजी यहां पर नजर है हमारी। कल विप्रो के नतीजे आएंगे, उससे पहले वहां पर खरीदारी थी। HCL टेक यहां पर भी एक्शन देखा और TCS भी पॉजिटिव ही रहा। ITC लंबे समय बाद ये गेनर्स की लिस्ट में है और अमंग द टॉप गेनर्स की लिस्ट में है। 2.5% ऊपर रहा एक वॉलेटाइल बाजार में। UPL, सिप्ला, एशियन पेंट्स, हिंडाल्को, मारुति और साथ ही पावर ग्रिड कुछ और स्टॉक्स है जहां पर एक्शन रहा। मॉर्निंग सेशन में बैंक्स काफी एक्टिव थे, पर उसके बाद आपने मुनाफा वसूली आती हुई देखी, बट ICICI बैंक फिर भी पॉजिटिव क्लोज हो रहा है। गैस अथॉरिटी टॉप लूजर, 2.5% की गिरावट। भारतीय एयरटेल में आपने आज फ्रेश गिरावट देखी है। टाटा मोटर्स पर वीकनेस रही। HDFC लाइफ, ONGC, इंडसइंड बैंक, SBI लाइफ और साथ ही HDFC बैंक यहां पर गिरावट आई, जिसकी वजह से आपने बैंक्स पर थोड़ा प्रेशर और बढ़ते हुए देखा है आज के ट्रेड में। कोफोर्ज शानदार प्रदर्शन, 9% का उछाल आपने इस स्टॉक पर आते हुए दिखा है। माइंडट्री यहां पर भी बढ़िया तेजी रही। मिड कैप IT का एक्शन एक बार फिर से बढ़ता हुआ दिखा। टाटा एलेक्सी जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, वहां पर भी एक जबरदस्त एक्शन आते हुए दिखा है। बायोकॉन यहां पर फ्रेश मूवमेंट। सिप्ला, टोरेंट फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, इन सभी फार्मा स्टॉक्स पर आपने मूवमेंट आते हुए देखा है। लुपिन पर भी आपने हल्की सी खरीदारी देखी है। एशियन पेंट्स के अलावा बर्जर पेंट्स में थोड़ी खरीदारी रही। इंटरग्लोब एविएशन भी आज एक्शन में आते हुए दिखा और यूनाइटेड स्पिरिट्स पर आपने थोड़ी खरीदारी देखी है। बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, RBL बैंक, इंडिया बुल्स हाउसिंग, इन सभी फाइनेंशियल नेम्स पर आपने बड़ी गिरावट आते हुए देखी है। अपनी पिछले हफ्ते की गेन सस्टेन नहीं कर पाए। अपोलो टायर्स पर आपने वीकनेस देखी। ICICI प्रू, बाकी इंश्योरेंस स्टॉक्स के साथ यहां पर भी हिट रहा। HPCL यहां पर आपने गिरावट देखी है। साथ ही अमर राजा बैटरीज, यूनाइटेड ब्रूरीज यहां पर ब्रेकडाउन। नैल्को, सन टीवी कुछ और स्टॉक्स हैं जहां आपने गिरावट का ट्रेंड देखा है। तो अनिल जी ऑल इन ऑल स्टॉक्स हैं जहां आपने गिरावट का ट्रेंड देखा है। तो अनिल जी ऑल इन ऑल एटलीस्ट निफ्टी हल्की सी गेन्स के साथ क्लोज हो रहा है सर। आज 12,000 छूने के बाद हल्की सी गिरावट आई, पर बैंक निफ्टी पर थोड़ा कंसर्न हुआ है। ऊपरी स्तरों से लगभग 400 अंक फिसल कर बैंक निफ्टी क्लोज हो रहा है सर। जी हाँ, बिल्कुल, और सही लेवल से नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग, लेकिन उसके बावजूद निफ्टी फिर से हरे निशान में बंद हुआ। ये अपने आप में अचीवमेंट है। 11,900 के ऊपर बंद होना अपने आप में काबिल तारीफ है। कहीं कोई किसी तरह की खराबी नहीं। 11,936 पर बंद होता हुआ 22 अंकों की तेजी के साथ सेंसेक्स सेंचुरी मार्कर बंद हुआ है। बैंक निफ्टी तो वैसे भी वॉलेटाइल और बढ़ने गिरने में आगे रहता है, तो हल्की अगर गिरावट हुई भी है तो कोई खास चिंता की बात नहीं। देखते हैं कल क्या कुछ आगे मामला बढ़ता है।